नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जंगल में जब दो हाथियों की लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो लड़ाई के बाद निश्चित हो ही जाता है। लेकिन उस लड़ाई के दौरान एक और चीज निश्चित होती है कि जिस घास के ऊपर ये दोनों हाथी लड़ रहे हैं ना, जो वो खरपतवार है, उसका अंत निश्चित है। कुछ वैसा ही इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान हो रहा है। दो हाथी लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, स्टेलमेट होगा, क्या होगा, उस समय बताएगा। लेकिन युद्ध खत्म होगा उससे पहले यह निश्चित है कि जो दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में जो असली खरपतवार है, पाकिस्तान जैसे देश, वो अस्तित्व में रहे ना रहे वो एक अलग चीज है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्थाएं नहीं रहेंगी, यह निश्चित है। क्योंकि जिस तरह का झटका उनको लग रहा है, कोई कह रहा है 3 दिन का तेल बचा है, कोई कह रहा है 10 दिन का, कोई 28 दिन का, असलियत क्या है उस पर बात होगी। और किस तरीके से सऊदियों ने बड़ा झटका दिया है। एक अब्बा जान ने हाथ पीछे खींच लिए हैं कि भैया अब तुम्हारी परवरिश हम नहीं कर सकते। साथ ही किस तरीके से अमेरिका भारत को इस युद्ध में खींचने का प्रयास कर रहा है, और जब भारत मना करता है तो धमकियां दी जाती हैं। और गल्फ कंट्रियों ने उसी अमेरिका से अपने $2 ट्रिलियन वापस मांगने शुरू कर दिए हैं। तीनों विषयों पर चर्चा होगी। पहले बात पाकिस्तान की। जब कुछ साल पहले यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू होता है तो बहुत लोगों को लगा कि भैया युद्ध है, यूरोप में चल रहा है, दो देश लड़ रहे हैं, गोलाबारी चल रही है, वहां लोग मर रहे हैं। थोड़े दिन लोगों ने ध्यान दिया, उसके बाद ध्यान देना भी बंद कर दिया। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वहां हो रहे युद्ध का असर श्रीलंका पर या मालदीव पर पड़ेगा, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था वहां के टूरिस्ट या वहां के गेहूं या अलग अलग चीजों पर निर्भर थी। जिस तरीके से आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है, उसका असर जो राष्ट्र लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं उनके ऊपर निश्चित पड़ता है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। युद्ध चल रहा है गल्फ में। यह तो बात निश्चित तौर पर रोज होती है कि भैया ईरान आज मिसाइल मारेगा कि कल मारेगा। रोज शहबाज शरीफ इस टेंशन में सोता है कि भैया कल को कोई सा ड्रोन, कोई मिसाइल मेरे ऊपर ना आके गिर जाए, क्योंकि 3 देश बचे थे, टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान। उनमें से 2 भी पहले गए हैं, अब इसकी बारी है। बाहर से क्या होगा नहीं होगा, कब होगा, वो ये अलग बात है। लेकिन जो इंटरनल तौर पर जो एक्सप्लोजन होने वाला है उसके लिए पाकिस्तान निश्चित तौर पर तैयार नहीं है। बहुत जगह खबरें हैं। अब पाकिस्तान की सरकारी आधिकारिक रिपोर्ट की बात माने तो यह माना जा रहा है कि 28 दिन का जो फ्यूल है, मात्र 28 दिन का फ्यूल पाकिस्तान के पास है। बहुत लोग कहेंगे कि भैया भारत में भी तो 50 दिन का है। भारत में 25 दिन का जो पेट्रोल है, जो पेट्रोल डीजल है, वो सरकारी उस खजाने के अंदर है, यानी कि सरकारी रिसोर्सेज के अधीन है। और इतना ही जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास है। साथ ही भारत ने 40 अलग अलग देशों से अपने मुआहदे करे हुए हैं, अपने एग्रीमेंट किए हुए हैं। और भारत जिस रेट पर हमारे फ्यूल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, उसी तर्ज पर, उसी स्पीड पर उन्हें वापस भर भी रहा है। भारत ने अपनी सभी एलपीजी कंपनीज को जो एलपीजी प्रोड्यूस कर रही हैं उनको कह दिया है कि भैया फुल कैपेसिटी पे आपको काम करना है। जो भी नुकसान है, जो भी राशनिंग नहीं होनी है, जहां कोई कमी है उससे पूरा कीजिए। जिन जिन देशों से आपने बात की है, मोजाम्बिक से की है, इंडोनेशिया से की है, ब्रुनेई से की है, वहां से लाइए, पूरा कीजिए। तेल जहां से चाहिए वहां से लेके आइए। ऑलरेडी रशिया ने 9.5 मिलियन बैरल तेल कमिट कर दिया और वो भारत आ रहा है। तो भारत में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का सरकारी जो सोर्स है वो 28 दिन कह रहा है। लेकिन जो अलग अलग मीडिया हाउसेज हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मात्र 10 दिन का फ्यूल बचा है। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कितने दिन का बचा है, और जो असल में जो पिक्चर निकल के आ रही है, सरकारी 28 दिन बोल रहे हैं, न्यूज 10 दिन कोट कर रही है। लेकिन जो वहां के पेट्रोल जो डीलर्स हैं, जो पेट्रोल डीजल जो डिलीवर करते हैं, या पेट्रोल पंप्स हैं, जो वो कुछ और ही पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्लेम किया जा रहा है कि हमारे पास 20 से 25 दिन का सामान है, लेकिन हमारे पास पिछले 3 दिन से सप्लाई ही नहीं आई है। और जहां सप्लाई है वहां 50% तक कट किया गया। मान लीजिए हमें दिन में 1000 लीटर तेल बेचना है, हमें मात्र 500 लीटर दिया जा रहा है, और वो भी 2-2, 3-3 दिन लेट। इसका मतलब पीछे से सप्लाई है ही नहीं, देंगे किस तरीके से। और जो सरकारें होती है ना, सबसे पहले जो असेंशियल चीजें होती हैं उनके लिए राशनिंग करती हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले अगर तेल बचाया जाएगा तो वहां की आर्मी के लिए बचाया जाएगा कि उसके टैंक चलाने हैं, जहाज उड़ाने हैं।
उसके बाद जो सरकारी मशीनरी काम करती है, मान लीजिए एम्बुलेंसेज है, हॉस्पिटल्स में है, बहुत सारी ऐसी जगह है, वहां के लिए बचाया जाएगा। और इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी वो कट शुरू हो चुका होगा, क्योंकि इस तरह का क्लोज नेटवर्क है पाकिस्तान में, वो बहुत चीजें शायद सामने भी नहीं आएंगी। वो एक दिन जिस दिन कोलैप्स वाली स्थिति होगी ना, वो स्थिति पाकिस्तान के सामने आएगी। पाकिस्तान में देखिए, वापस से बात की आती है 10 दिन का है तो क्या हुआ, दिक्कत क्या है 10 दिन के बाद तेल कहां से आएगा उसका भी जुगाड़ नहीं है, क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जिस स्थिति पर हैं और जिस रेट से तेल बढ़ रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी 80 पार कर चुका है और संभावना यह है कि वो 100 के पार जाएगा, क्योंकि कतर ने यह कहा है कि वो ये आशा करता है और उसे विश्वास है और वो ये मानकर चल रहा है कि जितने जीसीसी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, जितने भी कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्शन रोकने वाले हैं लगभग अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये कतर के सोर्सेस से क्लेम हो रहा है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन फैसिलिटी चलाते हैं तो ईरान हमला कर रहा है। सब धीरे धीरे बंद करने लगे थे। कतर ने ऑलरेडी अपनी एलएनजी की लिक्विफिकेशन की जो प्लांट है वो बंद कर दिया था, बरीन चला रहा था, उसके ऊपर मिसाइल गिरी, उसने भी बंद कर दिया। धीरे धीरे सब बंद कर रहे हैं। तो वो जो तेल है वो कहीं 150 बैरल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया, मान लीजिए 100 भी पहुंच गया, 150 छोड़ दीजिए, कतर कह रहा है, बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं, वो सब ठीक है, अभी 100 का मार्क मान के चलिए। पाकिस्तान के पास वो पैसा है वो 100 के मार्क पे तेल खरीदने का? निश्चित तौर पर नहीं है। उसके बाद जो स्मगल होकर तेल ईरान से पाकिस्तान के अंदर आता था, वो स्मगल का जो रूट है वो बंद हो गया है, वहां से तेल नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से कनेक्टेड नहीं था। तो वो नंबर 2 में पाकिस्तान को तेल बेचता था, वहां से बहुत सारा चाइना भी जाता था, पाकिस्तान में भी खपत होती थी, सस्ते में वहां से मिलता था। ईरान ने वो बॉर्डर भी बंद कर दिया है, क्योंकि पिछली बार जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था तो इसी पाकिस्तान ईरान बॉर्डर का इस्तेमाल कर 5000 से ज्यादा स्टारलिंक के रिसीवर्स वहां भेजे गए थे, डिवाइसेस वहां भेजे गए थे। अब वापस से कॉन्फ्लिक्ट वाली स्टेट है तो ईरान किसी हद में नहीं चाहेगा कि ये बॉर्डर खुली रहे, वरना यहां से स्टारलिंक भी पहुंचेगा, यहां से बलोच फाइटर भी पहुंचेंगे, वो सिस्तान बलोचिस्तान वाली जगह क्लेम करने के नाम पर अमेरिका उन्हें वहां भेजेगा, वहां इंसर्जेंसी होंगी, बूट्स ऑन ग्राउंड्स होंगे, उनके लिए सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी। जिस तरीके से ईरान के उत्तर से कुर्द का प्रयास किया जा रहा है कि भैया कुर्द लड़ाकों को खड़ा करो और इनके ऊपर हमला करो, और अपने बूट्स ऑन ग्राउंड्स में उतारने पड़े, उत्तर से कुर्द लड़ाके आए जो टर्किश बॉर्डर से लगे हुए हैं, इधर से बलोच घुसे, और जो डिस्पोजेबल एसेट्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाए और ईरान को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ईरान ने वो बॉर्डर भी बंद कर दिया है। तो भैया अगर रेट बढ़ रहा है तो पैसे आप पर नहीं है, ईरान बॉर्डर बंद कर रहा है तो नंबर 2 का तेल आप पे नहीं आ रहा है। और तीसरा और बड़ा झटका ये लग रहा है कि जो आपके अब्बू जान है, अब्बू भी तो बहुत है ना, चाइना एक अब्बू है, यूएस है, सऊदी है, यूएई है। अब सऊदी वालों ने ये कह दिया है कि भैया ऐसा है, जो हम तुम्हें कर्ज देते हैं ना, पहली बात हम कर्ज नहीं देते, और पहली बात हम चंदा नहीं देते, तुम्हें दान नहीं देते, कर्ज देते हैं। इसका मतलब सऊदी ने कहा पैसा वापस करना पड़ेगा। और वो कहता था ना शहबाज शरीफ, भैया हमें कर्ज मत दो, हमें दान दो, दान, चंदा चाहिए हमें, क्योंकि हम वापस नहीं कर सकते। तो सऊदी ने कहा कि हम जो तुम्हें पैसा दे रहे हैं कर्ज के तौर पर, वो हमारे यहाँ का जो मेहनत कश टैक्स पेयर है ना, जो वो पैसा देता है उससे वो पैसा जनरेट होता है, और आपको देते हैं, पैसा वापस करो, क्योंकि हमें अपने टैक्स पेयर की इज्जत रखनी है। इज्जत कुछ नहीं रखनी है, पैसे की कमी हो गई है, अर्थव्यवस्थाएं ठप हो रही हैं, तो पैसा भी मांगना शुरू कर दिया है। थाली में वैसे ही कुछ नहीं था, अब सऊदी वो थाली भी वापस मांगने लगा है। तो कहां से लाएगा उस थाली में डालने के लिए घी पाकिस्तान, कहां से आएगा वो तेल? और सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान में पेट्रोल से ज्यादा डीजल की है, क्योंकि पेट्रोल तो थोड़ा बहुत सऊदी से आ भी जाता है, वो रेड सी वगैरह के माध्यम से कहीं ना कहीं सऊदी से वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लेगा कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह रेड सी से सऊदी एक्सपोर्ट कर दे। पाकिस्तान का जो ज्यादातर डीजल है वो आता है आपका कतर से, और वो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पड़ता है, और वहां से उसने सारी की सारी सप्लाई बंद कर दी है। तो डीजल आ नहीं रहा है, थोड़ा बहुत पेट्रोल आएगा, उससे कितना आएगा, पेमेंट कैसे होगी, वो अलग चीज है। ऊपर से अगर कहीं और से भी वो सामान लेके आएगा तो जो कंटेनर शिप्स का जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, जो कभी $30,000 होती थी, वो $4 लाख तक पहुंच चुकी है। यानी आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा, आपका करेंसी एक्सचेंज महंगा, आपका तेल महंगा,
आपका नंबर 2 में तेल आना बंद हो गया, देने वाले ने पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। भैया आएगा कहां से? आएगा कहां से? यह स्थिति आज की स्थिति में पाकिस्तान में हो गई है। और पाकिस्तान को अगर अपने आप को बचाना है तो किसी के हाथ गिरवी रखना पड़ेगा। भैया अब तक तो उसने सब कुछ ही गिरवी रख दिया है, कुछ बचा तो है नहीं, लेकिन जो कुछ भी बचा होगा थोड़ा बहुत, अगर वो भी गिरवी रखेगा तो वहां पर भी वो नहीं कर सकता। भैया पाकिस्तान को गिरवी क्या रख सकता है? अपनी फौज, कि भैया मैं या तो सऊदी की तरफ से अपनी फौज भेजूंगा या ईरान की तरफ से अपनी फौज भेजूंगा, यही तो वो कर सकता है। अपने अब जमीन संसाधन कुछ बचा नहीं है, सिर्फ अब अपने लोग बचे हैं मरवाने के लिए, वो भेज सकता है। अब वो सऊदी को कहेगा कि भैया मेरे लोग ले लो, तो ईरान उधर से ठोकना शुरू कर देगा। उस पर 50-60 हजार ड्रोन पड़े हैं, उसने 100-200 भी चला दिए तो क्या स्थिति होगी? अगर उसने ईरान के साथ खड़ा होना शुरू किया तो सऊदी क्या करेगा ये सबको पता है। इसाक डार ने तो कहा भी था, 3 मार्च को इसाक डार ने कहा रहे मैंने दोनों से बात की है, मैंने ईरान से भी बात की है, मैंने सऊदी से भी बात की है, दोनों ने कहा है अगर ये कुछ नहीं करेगा तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा, और अब मैंने बात करा दी है, अब कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों अब मजे से रहेंगे, कोई किसी पे कुछ नहीं करेगा। पता लगा 4 तारीख को भी ईरान ने हमला किया सऊदी पे, 5 तारीख को उनकी रिफाइनरी पे हमला किया, 6 तारीख को उनके एयरबेस पे हमला किया, तो कार्यक्रम धनाधन चालू है। जिस इसाक डार की जिन लोगों की पाकिस्तान में कोई नहीं सुनता, तो 10th क्लास भिखारियों की सऊदी या ईरान सुनेगा क्या? उधर से अफगानी लगे हुए हैं, जो थोड़ा बहुत कटोरे में तेल होगा वो फूंक के चले जाएंगे। इधर शाम को किसी भी रात ईरान शुरू हो गया तो वहां बल्ले बल्ले हो जाएगी, और उधर से रोज भारत से कोई ना कोई पंप दिए रखता है, अरे इस बार तो आप सिंदूर होगा ना, बड़ा खतरनाक करेंगे, जमीन लेंगे, जमीन लेना चाहिए। मैं मजा नहीं, मतलब आप सोचिए उस समय क्या स्थिति होगी वहां के हुक्मरानों की। सबसे पहले कुछ होगा ना तो देश छोड़ के भागेंगे। यह स्थिति है आज के समय पाकिस्तान में। वर्क फ्रॉम होम कहा जा रहा है, अरे घर से काम करिए, लाइट बिजली कम जलेगी ना, तेल कम फूकेगा, तो वर्क फ्रॉम होम कहा जा रहा है। यह स्थिति है आज के समय में पाकिस्तान की। निश्चित तौर पर पाकिस्तान बुरी स्थिति में, बहुत बार इस बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। निकल भी आता है, बिल्कुल होता है ना, मौत को छू के निकल के आया, लेकिन इस बार वो जिसकी तरफ से उस मौत को छूने जाएगा दूसरे वाला पेल देगा। अमेरिका के कहने पे ईरान पे करेगा, ईरान करेगा कार्यक्रम, ईरान के साथ दोस्ती दिखाने का प्रयास करेगा, भाई हम तो इजराइल के खिलाफ हैं, तो उधर सऊदी और वो वाले सारे पेच कस देंगे। अगर ये युद्ध जल्दी नहीं रुका, थोड़ा सा इसका स्पिल ओवर हुआ, तो इसमें पाकिस्तान बह जाएगा। युद्ध आज ही रुक जाए तो पाकिस्तान की जान बच सकती है। अगर हफ्ता 10 दिन खिंच गया तो भैया मालिक है। अब उसके अलावा किस तरीके से भारत को अमेरिका इस युद्ध में घसीटना चाह रहा है। सबसे पहले तो जो भारत के बिल्कुल पास, श्रीलंका के पास इरानियन नेवी शिप्स के ऊपर वो हमला किया जाता है। अलग अलग मिक्स रिएक्शंस है, हर तरह का उसके ऊपर रिएक्शन है। निश्चित तौर पर अवॉइडेबल था, शायद ना किया जाता तो उसे टाला जा सकता था। जब तक वो इंडियन वाटर्स में रहा, जब तक अमेरिका ने टाला भी, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स है तो बहुत कुछ किया नहीं जा सकता है। अब अमेरिका के एक जनरल साहब टीवी पर बैठकर कह रहे थे कि भैया वो अब अमेरिका का और भारत का लिमोआ करके एक एग्रीमेंट हुआ है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। उसके तहत जो भारत के पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल जो अमेरिकन शिप्स हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए होगा, उसकी आपूर्ति के लिए किया जाएगा। अब वो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा प्रोवोकिंग था कि भैया अगर ईरान में कोई रोग एलिमेंट बैठा हो जिसके कम्युनिकेशन लाइन भारत से ना खुले हो, वो तो ये मानकर चलेगा कि भैया भारत अमेरिका को हेल्प कर रहा है, तो भारत के एसेट्स को भी हमला किया जा सकता है। भारत ने अगले दिन ही खंडन किया कि भैया अभी लिमोआ कोई भी किसी भी तरीके से बाध्यकारी नहीं है, अभी उसे हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है। अभी भारत के पोर्ट से किसी भी अमेरिकन शिप्स को कोई मदद नहीं हो रही है। और ठीक उसी दौरान भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो ईरान की एम्बेसी में जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे भारतीय हैं, वो भी अलग अलग एकेडमिशियंस हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, वहां पहुंच रहे हैं। यानी भारत दोनों तरफ से अपने चैनल को खुला रखना चाहता है, कोई एक डेड एंड नहीं क्रिएट करना चाहता। ठीक है, किसी गली में थोड़ा लंबा चले जाएंगे, किसी में थोड़ा कम चले जाएंगे, लेकिन डेड एंड ना हो, क्योंकि इस युद्ध को रुक जाने के बाद भारत को दोनों से ही मैनेज करना है।
जब भारत इस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलता है, तो भारत में ही ORF का ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, उसका रायसीना डायलॉग्स करके एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। उसके अंदर यूएसए के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लेंडुआ करके वहां पे मौजूद थे। उनकी तरफ से बयान आया है कि भैया भारत को हम चाइना नहीं बनने देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से हमने चाइना की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट किया था, जिस तरीके से उसको बढ़ाया, जिस तरीके से इंडस्ट्री सेटअप करने में मदद की, जिस तरीके से जो डॉलर फ्री में प्रिंट होता था, जो उसे मदद दी गई, हम भारत को नहीं देंगे। हम भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे कि भविष्य में वो हमारे लिए परेशानी हो। और जो ट्रेड डील होगी वो अमेरिका के हितों के हिसाब से। यानी आप प्रेशर बना रहे हैं कि अगर हमारे हिसाब से हमारे लिए आप इस युद्ध में नहीं आए और अमेरिका जैसे जैसे इस युद्ध में फंसेगा वो भारत को भी खींचने का प्रयास करेगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो सकते हैं या पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा सकता है। कल या परसों मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। कुछ भी हो सकता है, वो प्रयास करेगा भारत किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि जो भारत के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, कैसे भी अनबने मन से कुछ ना कुछ किया जाए। और भारत बार बार ये मैसेज दे रहा है कि नहीं, कोई ऐसा सेन माइंड होना चाहिए कि जब चीजें हाथ से बाहर निकले तो बीच में घुस के उसे रोक सके या बचा सके या कम से कम उसका प्रयास कर सके। और भैया मोदी तो कहते ही हैं ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, लेकिन तब तक ही है जब तक भैया कोई छेड़ेगा नहीं। छेड़ेगा तो जवाब भी मिलेगा। खैर क्या होगा वो तो नजर बनी रहेगी। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर इनकी अर्थव्यवस्थाएं डूबेंगी ना तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो इनसे लिंक है उसके भी बाजे बजने निश्चित है। क्या करता है अमेरिका? पेट्रो डॉलर। उसने ये गारंटी दी हुई है ना कि जब तक तेल डॉलर में बिकेगा तब तक मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड है, इसी की वजह से एक समय आया था कि लगभग 70% ट्रेड डॉलर में होता था, और वो घटकर कहीं 45% के आसपास आ गया, जो डी डॉलराइजेशन है। सबका अपना अपना टर्म्स है, लेकिन ब्रॉडर सेंस में उसे डी डॉलराइजेशन कह रहे हैं। और जिस तरीके से यूक्रेन ने उसे एक्सेलरेट करना शुरू किया, ये तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये तो अलग बिल्कुल एक्सपोनेंशियल जा रहा है इसकी वजह से। अब जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्होंने ये कहा है कि भैया ऐसा है, हमारे घर का जो चूल्हा था वो गैस तेल से चलता था, उसके ईरान ने बाजे बजा दिए हैं। हमारी दुकानें हैं बंद, कोई रिफाइनरी नहीं चल रही, कोई एलएनजी का पंप नहीं चल रहा, तो हमारे पास पैसे की हो रही है कमी। तो हमने जो लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो अमेरिकन इकोनॉमी में किया हुआ है, सऊदी ने 1 ट्रिलियन डॉलर, यूएई ने 1.4, उसके अलावा कतर ने लगभग 500 बिलियन डॉलर, अलग अलग नहीं, छोटा मोटा जो भी है वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐसा है, वो पैसा अब हमें वापस चाहिए, क्योंकि हमारा भैया लड़ाई चल रही है। अब शहर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो दुकानें बंद हो जाती है ना, और महीना 2 महीना बंद हो जाए तो लोग एफडी भी तोड़ने लगते हैं, म्यूचुअल फंड तोड़ने लगते हैं, ज्वेलरी बेचने लगते हैं। वो स्थिति इनके साथ हो गई है। अभी ये भी नहीं पता कितने दिन चलेगी। और मान लीजिए आज भी युद्ध रुक जाता है, आज तो भी अपनी रिफाइनरीज को शुरू करने में उन्हें 15 दिन से 1 महीने का समय मिनिमम लगेगा। और कब तक चलेगा ये तो अभी पता नहीं, उसके बाद भी 1 महीने का बफर है। और इस दौरान किस तरीके से उस मार्केट पर या तो रशिया कब्जा कर लेगा, वेनेजुएला कब्जा कर लेगा, अमेरिका में जो एलएनजी निकलती है वो कब्जा कर लेगी, जैसे यूरोप में हो रहा है। ऑलरेडी 58% जो लगभग ज्यादातर मेमत शेयर कतर का था, अब वो अमेरिकन कंपनीज ले रही हैं। वहां पे लगभग 58% जो गैस पहुंच रही है अब अमेरिका से पहुंच रही है उस यूरोप के अंदर। और यूरोप की अलग स्थिति है, वो तो बहुत ही विकट स्थिति उनके सामने, यूरोप के सामने है इस गैस के मामले में, क्योंकि बहुत डिपेंडेंट है वो, इसलिए अब रशिया से भी मांग रहे हैं। तो खैर, जो अब मिडिल ईस्ट का बजा हुआ है तो वो पैसा मांगने लगा है। अगर मिडिल ईस्ट के देश वहां से अपना पैसा खींचेंगे तो उन अमेरिकन बॉन्ड्स को कौन खरीदेगा? अमेरिका कर्जा कहां से उठाएगा? बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी, अमेरिका पे कर्जा बढ़ेगा, जो ऑलरेडी चरमराती अर्थव्यवस्था है, जो 38 ट्रिलियन डॉलर के डेट में है, और डेट देने के लिए कोई नहीं बचेगा।
या एक बड़ा चंक उसमें से बाहर आ जाएगा, आपको उसके लिए और नोट छापने पड़ेंगे ताकि वहां की और लोकल कंपनियां या म्यूचुअल फंड्स और ये सब जितने बड़े बड़े हेज फंड्स है, माफ कीजिएगा, वो उसमें पैसा लगाएं, उसको बोरो करें, उनको और आप बर्डन में डालेंगे। ये एंडलेस लूप में जब आप फंस जाएंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी इकोनॉमी का क्या होगा। और जब यही मिडिल ईस्ट आपसे पूछेगा हमें आप सिक्योर नहीं कर पाए तो हम आपके साथ क्यों रहें, हम तो या तो भारत से सहयोग मांगेंगे, चाइना से सहयोग मांगेंगे, या रशिया से सहयोग मांगेंगे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाएंगे, उनके हथियार लगाएंगे, उनसे कहेंगे भैया ईरान को समझाओ। तो हम आपको क्यों चौधरी माने, उन्हें चौधरी मानेंगे। तो आपका पेट्रो डॉलर भी डूबा, आपके यहां जो इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से आपका एआई का बबल खड़ा है वो फूटेगा। तो जो लग्जरी लाइफस्टाइल आपने जी उसके तो बच गए बाजे। और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर उसी डी डॉलराइजेशन को एक्सेलरेट कर रहे हैं इस ईरान युद्ध के माध्यम से। और प्रेशर है ये गल्फ का अमेरिका पे, क्योंकि अगर इन्होंने भी पैसा निकाल लिया, ये दो धारी तलवार है, पैसा निकालेंगे तो अमेरिका डूबेगा, और इनका जो एक्सेस मनी है, जिसका ब्याज, जिसका इंटरेस्ट, जिसका रिटर्न ये खा रहे थे, अगर वहां से निकाल लेंगे तो वो रिटर्न भी आना बंद हो जाएगा। अभी कुछ दिन के लिए तो घर चल जाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ था, जो एफडी पे आप ब्याज खा रहे थे, वो तो चला जाएगा ना भविष्य में। भविष्य फिर और अंधकार में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अगर ये लंबा चलता है, तेल महंगा होता है, इसी तरीके से चीजें चलती हैं। और ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, वेस्ट के डेटा सेंटर्स का बड़ा इंफ्रा इन्हीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है। तो आने वाली भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है वो जिस इंफ्रा के आधार पर खड़ी हो रही है उसकी भी ढोलक बजने वाली है, या बज रही है। अभी माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा सेंटर है अज्योर वाला, जिसके ऊपर नाटो का पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, जो AWS है अमेज़न का, वो तो ठीक है आम पब्लिक यूज कर रही है, क्लाउड है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर है उसके ऊपर तो नाटो की पूरा उसका आईटी का, साइबर सिक्योरिटी का उसका इंफ्रा बैठा हुआ है, उसके ऊपर टिका हुआ है, उसके डेटा सेंटर के ऊपर हमला हुआ है। तो ये दर्शा रहा है कि मात्र ये नहीं है कि कुछ मिसाइलें चल रही हैं, चीजें किस तरीके से गुथी हुई हैं। यूएई कितना बड़ा गोल्ड मार्केट है, भारत में भी बहुत लोग खास शरीर के खास अंगों में छुपा के वहां से गोल्ड लाते हैं। वहां पे ऑलरेडी पर आउंस $30 का डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि कोई गोल्ड खरीदने वाला नहीं। क्योंकि अगर आपने वहां गोल्ड खरीद लिया और कहीं ले जा रहे हैं तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कॉस्ट है, वो इतनी महंगी हो गई है, कोई ले ही नहीं जा रहा। और खरीद के यूएई में भी रखेंगे तो भरोसा नहीं है भैया मिसाइल आके कुछ आके ना गिर जाए। तो इसीलिए उस एरिया में जो ड्रीम बेचा जाता था, उस ड्रीम की स्थिति खराब हो रही है। और वो ड्रीम और उन सब पैसे से जनित जो अमेरिका, जो वेस्ट फल फूल रहा था, उसको भी खतरा है। युद्ध किस दिशा में जाएगा ये समय बताएगा, इसके लिए अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी भी मीडिया पे भरोसा करेंगे तो ये मानकर चलिए कि सब अपने पक्ष का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब धूल बैठेगी असल पिक्चर तभी पता लगेगी, बाकी सब अपने हिसाब से लाठियां बांध रहे हैं। खैर, इन सब चीजों में जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।